हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे लगा ये क्वेश्चंस जो मैंने आज देखा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ये बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि अलग अलग टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीजी व्यापम का, जैसे हमको पता है सीजी व्यापम के सारे एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहते हैं। सीजीपीएससी के अंदर प्री और मेंस में भी कई बार से पूछ दिया जाता है। जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम इन फ्यूचर आने वाला है, इसमें 50 क्वेश्चन तो हमको पता ही है कि कंप्यूटर से ही लिया जा रहा है। साथ ही साथ जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आता है, फूड इंस्पेक्टर का आता है या सीजी व्यापम का कुछ भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जब आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई सा भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को आप देते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस बनने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, हम ये जो वीडियो है किसी एक एग्ज़ाम को लेके नहीं, हाँ, परंतु जो हॉस्टल वार्डन है उसके दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन का वेटेज केवल कंप्यूटर से ही है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको, और मेरे चैनल में अभी तक लगभग 15 वीडियो कंप्यूटर के अपलोड हो चुके हैं। तो ये सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि सारे वीडियोस क्वेश्चंस के सेलेक्टेड, मतलब जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से लिया गया। ठीक है, चलिए अब लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है ना, नहीं है पूछा है, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। कंप्यूटर स्पीकर, माइक्रोफोन, प्लॉटर या फिर एलसीडी मॉनिटर, ये चारों में ऐसा कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आपसे इनपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो कंप्यूटर स्पीकर होता है ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है ये? कंप्यूटर का जो स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस होता है। क्योंकि जब भी हम कुछ प्ले करते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे अगर मतलब कह लीजिए कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो उपयोग करता होता है उसके लायक उसको बदलने के बाद हमको सुनाता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमेशा क्या करता है, पहले इनपुट आउटपुट को समझते हैं कि क्या है, इसके बाद इसका आंसर देते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है हमेशा ये बाइनरी डिजिट को समझता है। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में ही समझता है। बाइनरी डिजिट मतलब क्या, 0 और 1 के रूप में समझता है। ठीक है, अब हम जब कुछ भी इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम तो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में उसको देते नहीं, हम उसको मशीन लैंग्वेज के रूप में देते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा के रूप में हम देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज भी अब आता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से हम जब इसको देते हैं तो पहले कंप्यूटर क्या करता है, उन सब को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब डिजिटल फॉर्म को तो हम समझेंगे नहीं, तो मतलब जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जिस माध्यम से भी या फिर जिस डिवाइस का उपयोग करके इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर को दिया जाता है, सूचना या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो कंप्यूटर का जो उपकरण होता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं। अब कंप्यूटर के पास इन्फॉर्मेशन गया, वो उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद उसको रिजल्ट को दिखाना है। ठीक है, तो रिजल्ट दिखाने के लिए एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सारे। तो ऐसा डिवाइस जो उसके आउटपुट को दिखाता हो, ठीक है, या फिर आउटपुट को प्रदर्शित करता हो, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और यहाँ से जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो किस फॉर्म में होगा, जिसको यूज़र समझ सके। डिजिटल फॉर्म में नहीं रहेगा, वापस से ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा जो कि यूज़र फ्रेंडली होगा या फिर जो यूज़र समझ सके। तो जिस डिवाइस का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन दिया गया वो इनपुट डिवाइस, और जिससे आउटपुट दिया गया, बाहर निकाला गया, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे स्पीकर क्या होता है, हमको साउंड बाहर रिलीज़ करके देता है, तो हमारा स्पीकर क्या हो जाएगा, एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो हमारा स्पीकर तो इसका आंसर होगा नहीं। माइक्रोफोन क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं, बोलने के बाद हम कंप्यूटर को साउंड देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन या इसको हम सिंपली माइक कहते हैं, वो क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। जो हमारा ईयरफोन होता है या फिर जो हेडफोन होता है, ठीक है, जो ईयरफोन होता है इसमें एक्चुअली क्या देखोगे तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों। तो जो ईयरफोन में जहाँ पे आप अपना मुंह लगा के बोलते हो ना, वो क्या हुआ, वो माइक है उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वो उसका माइक है, जिसको हम माइक्रोफोन भी कहते हैं।
और जो कान में हम लगाए रहते हैं जो कि स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस है। मतलब ईयरफोन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। उसमें दोनों तरह का डिवाइस होता है, बोलने के लिए माइक भी लगा होता है और सुनने के लिए स्पीकर भी लगा होता है, दोनों तरह का। ठीक है, तो जो माइक क्या होता है, माइक एक तरह का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उससे साउंड देते हैं। जब हम बोलते हैं तभी वही साउंड जो है दूसरे वाले को, फ़ोन के दूसरे साइड जो है उसको सुनाई देता है, क्योंकि हम माइक से इनपुट दे रहे हैं। तो माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर तो हमको पता है, ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी जो होता है मॉनिटर, मॉनिटर हमेशा आउटपुट डिवाइस ही होता है। ठीक है, कुछ और अगर आउटपुट डिवाइस का अगर नाम देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का नाम यहाँ पे हमने देखा, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, एलसीडी मॉनिटर हो गया, साथ ही साथ प्रिंटर देख लीजिए, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। वहीं कुछ इनपुट डिवाइस का अगर हम नाम देखें तो देख लीजिए, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या हो गया, एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर, ठीक है, स्कैनर भी क्या है, एक तरह का इनपुट। देखिए स्कैनर जो है डायरेक्ट इनपुट नहीं देते हैं, एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पहले स्कैन करता है, स्कैन होने के बाद कंप्यूटर को दिया जाता है। ठीक है, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हमने देख लिया, फिर जो पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, माउस वगैरह हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट का जो होता है उससे भी दिया जाता है, फिर जॉयस्टिक हो गया, ये सब के सब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। उम्मीद है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है ये कंप्यूटर का बेसिक जो जनरेशन होता है, पीढ़ियाँ होता है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत एडवांस कंप्यूटर के बारे में पढ़ने लगते हैं और कई बार से बेसिक से हमसे क्वेश्चन पूछ जाता है और हमसे बनता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इधर लेफ्ट साइड में हमको एक स्तंभ सूची नंबर 1 दिया है और इधर सूची नंबर 2 दिया है। इन दोनों को हमको सुमेलित करना है। ठीक है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पे हमको सुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इधर में हमको दिया है कि सूची मतलब जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का यूज़ यहाँ पे चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या फिर पहली पीढ़ी, कौन से पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। वैसे ही जो VLSI होता है उसका कौन से पीढ़ी में यूज़ किया गया था, मशीन लैंग्वेज का पहली बार यूज़ कब किया गया था, किस पीढ़ी में, और जो परम सुपर कंप्यूटर है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, वो कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब इसको मैच करते हैं, वीडियो को पॉज करें और मैच करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। ट्रांजिस्टर जो है ये सबसे पहले जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आगे आएगा जिसमें सभी पीढ़ियों में क्या क्या यूज़ किया गया था मैं बताऊंगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद आया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है। ठीक है, VLSI क्या है, एक बहुत सारे मतलब 3000, 4000, 5000 ट्रांजिस्टर को एक ही सर्किट के ऊपर लगा दिया जाता है, उसी को हम VLSI कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं जिसको एक सर्किट के ऊपर लगा दिया जाता है, उसी को हम VLSI कहते हैं। ठीक है, तो ये VLSI का सबसे पहले यूज़ जो है चौथी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, तो B दूसरे का हो जाएगा A, पहला का हो गया C और दूसरे का हो गया A। देखिए तो कुछ मैच हो रहा है क्या यहाँ पे, पहले का हो गया C, पहले का C, यहाँ ये दोनों में तो है नहीं, ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों में से एक होगा, और दूसरे का हो गया ये, दूसरे का हो गया A। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मशीन लैंग्वेज का पहली बार यूज़ कब किया गया था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का तो ये सबसे पहले पहली पीढ़ी के अंदर, जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था तो उस समय मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ बाद में यूज़ हुआ। ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके बाद जो परम सुपर कंप्यूटर है हमारे इंडिया का, वो पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, लेटेस्ट जो पीढ़ी है अभी जो चल रहा है पाँचवीं पीढ़ी, उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमने मैच किया और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है, देखिए मशीन लैंग्वेज जो होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, मशीन लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में M और C लिखा गया। मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज को 1G लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, 1G लैंग्वेज, 1G का मतलब क्या, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज,
फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, ये जो मशीन लैंग्वेज होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को ही समझ सकता है, 0 और 1 को ही समझ सकता है, ठीक है। इसीलिए कई बार से इसको ना जो मशीन लैंग्वेज होता है उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि ये जो मशीन लैंग्वेज लिखा जाता था, जो प्रोग्राम लिखा जाता था, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखा जाता था, जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का ही पार्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। और 5वीं पीढ़ी में हमने देखा कि परम 8000 था, ठीक है। परम 8000 जो है ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि सीडेक, ठीक है, सीडेक पुणे, जो कि पुणे में है, उसके द्वारा निर्मित किया गया था या विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित ये क्वेश्चन है कि संचालन या फिर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब संचालन होता है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि संचालन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अगर होते हैं तो इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर का प्रकार है, लेकिन रिमोट जो है किसी प्रकार का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो संचालन के आधार पर कंप्यूटर का है, क्या हो गया, 3 पार्ट होता है, 3 टाइप होता है। पहला हो गया डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा हो गया एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो एनालॉग कंप्यूटर है ये जनरली जो साइंटिफिक वर्क होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वैज्ञानिक के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कई बार से टेक्निकल एरिया, टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, तकनीकी क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब के सब डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं, ठीक है। गणना और तार्किक क्रियाओं के लिए यूज़ होता है, गणना और तार्किक क्रियाओं के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो संचालन के आधार पर 3 तरह का, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है ये दोनों से मिक्स होके बनता है, ठीक है। तो ये था तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये वाला आंसर आई थिंक सबका सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि कंप्यूटर को तार युक्त नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस तरह के पोर्ट का। पोर्ट क्या होता है, आगे मैं एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोर्ट कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर को तार युक्त मतलब तार वाले नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पोर्ट कुछ नहीं है, जो हमारा सीपीयू होता है उसमें कुछ खाली स्पेस होता है जहाँ से कुछ वायर वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। मैं आगे इमेज में दिखाऊंगा कि कौन सा पोर्ट क्या कहलाता है। तो इसमें से कौन सा जो है नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, सुपर वीडियो पोर्ट, समानांतर पोर्ट, समानांतर को इसको पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, पैरेलल पोर्ट, या फिर इथरनेट पोर्ट, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, इसको यूएसबी पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इथरनेट पोर्ट जो होता है इसका यूज़ तार युक्त नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ के जब हम नेटवर्क तैयार करते हैं तो उस समय इथरनेट पोर्ट का यूज़ किया जाता है, ताकि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ के हम एक नेटवर्क सिस्टम तैयार कर सकें, ठीक है ना। ये जो तार युक्त नेटवर्क जो होता है या फिर इथरनेट, जैसे मतलब इथरनेट लैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो लैन हो गया, मैन हो गया, ये सब से जोड़ने के लिए इथरनेट पोर्ट का यूज़ किया जाता है। या फिर वैन, WAN, वेल मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन सब से जोड़ने के लिए इथरनेट पोर्ट का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तार युक्त मतलब वायर का के साथ, वायरलेस नहीं बोल रहा है, तारहीन नहीं बोल रहा है, तार युक्त, ठीक है, मतलब तार से नेटवर्क पोर्ट में जोड़ने के लिए इथरनेट पोर्ट का यूज़ किया जाता है। मैं आगे दिखाऊंगा कि इथरनेट पोर्ट कैसा होता है, ठीक है। सुपर वीडियो पोर्ट क्या होता है, तो एक ऐसा उपकरण के बीच में मध्यम गुणवत्ता वाला एनालॉग वीडियो सिग्नल प्रसारित किया जाता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एनालॉग वीडियो के प्रसारण के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये वीडियो से संबंधित है, वीडियो पोर्ट कहलाता है। समानांतर जो पैरेलल पोर्ट होता है उससे देख लीजिएगा कि एक ऐसा इंटरफेस है, मतलब एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे
पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे हमारा जो पीसी वगैरह हो गया, उसके साथ प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर के साथ साथ कोई और भी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं केबल के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, समानांतर पोर्ट। एक से ज़्यादा मतलब जो केबल का बंडल है एक्चुअली आप कह लीजिए, ठीक है, केबल का एक तरह का ये क्या बंडल है, बहुत सारे केबल का एक समूह होता है जहाँ पे समानांतर मतलब पैरेलली सबको जोड़ा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम समानांतर पोर्ट कहते हैं या पैरेलल पोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें डाटा का संचारण करने के लिए या फिर ट्रांसमिशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रिंटर हो गया, जो कीबोर्ड हो गया, मतलब प्रिंटर, स्कैनर, ये सबको समानांतर पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे जो यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, इसका यूज़ भी कुछ इसी तरह किया जाता है। सामान्य प्रकार के जो पार्ट है जिसका उपयोग बाह्य उपकरण, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का हम किस में जोड़ते हैं, यूएसबी पोर्ट के अंदर जोड़ा जाता है। माउस हो गया, इसका भी हम यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़ते हैं। प्रिंटर का भी हम इसमें जोड़ते हैं। स्कैनर हो गया, फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव वगैरह होता है ना, पेन ड्राइव हो गया, इन सबको हम किस में जोड़ते हैं, यूएसबी सीरियल बस पोर्ट या यूएसबी पोर्ट से ही जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर मतलब नेटवर्क से जोड़ने के लिए, जब तार युक्त नेटवर्क का हम यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए, तो ईथरनेट पोर्ट का यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। पाँचवा प्रश्न है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता था। VLSI तकनीक, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब या फिर एकीकृत सर्किट। एकीकृत सर्किट का मतलब निर्वात ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर तो ठीक है, VLSI भी ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पहले हम देखा। और इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो IC भी शॉर्टकट में कहते हैं, जो IC चिप होता है ना, वो क्या है, यही है, एकीकृत सर्किट है। तो किसका यूज़ किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो याद रखिएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत सर्किट का या फिर IC सर्किट का यूज़ किया गया था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। जो तीसरी पीढ़ी था इसके अंतर्गत एक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था जिसका नाम है बेसिक, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, ठीक है, याद करिएगा। बेसिक का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या, कमेंट करके बताएं कि बेसिक जो लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज़ प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में सब बताएं, ठीक है। VLSI का तो हम देख ही लिए कि इसमें लगभग 300-400 एक से मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर का एक समूह होता है, ठीक है, एक छोटी सी चिप में लगा दिया जाता है जिसकी जो स्टोरेज जो है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो जब शुरुआत हुआ था, ठीक है, जब शुरुआत में तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, इसके बाद VLSI आया था। VLSI हम आगे देखेंगे कौन से जनरेशन में क्या आया था। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का एक ग्रुप को एक सर्किट में जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसकी जो ट्रांजिस्टर की जो क्षमता थी वो बढ़ गई, ठीक है, उसी को हम VLSI कह दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या है, एकीकृत सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। छठवां प्रश्न, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर में या फिर कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कब से कब, तो 1946 से 54 तक था। तो इसमें निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था पहली जनरेशन में, याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया 1955 से लेकर 64 तक, और दूसरे पीढ़ी में ही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1977 तक, और यहाँ पे IC सर्किट का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, ठीक है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1978 से वर्तमान तक, ठीक है, ये लेके चल सकते हो, या फिर 2000 के आसपास का। वर्तमान को भी आप चौथी पीढ़ी के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कंप्यूटर जो है चौथी पीढ़ी का यूज़ किया जाता है, और भविष्य के अंदर जो पाँचवीं पीढ़ी, वर्तमान में भी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी में VLSI, ठीक है, VLSI के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है, प्रोसेसर वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह किसमें, चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आया गया था। और पाँचवीं पीढ़ी में ULSI है, देखिए यहाँ पे VLSI था, यहाँ पे ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और कुछ बायो चिप्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा, जो कि 5th जनरेशन में, वर्तमान से लेकर भविष्य तक 5th जनरेशन का ही कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, वो सब 5th जनरेशन के,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात आप सुनते हो वो सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर का ही भाग है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार ध्यान से रखें। इसमें आपको वैक्यूम ट्यूब याद रखना है कि कौन से जनरेशन में, ट्रांजिस्टर, फिर इसके बाद आईसी, वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर भी आप याद रखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे 6वां प्रश्न देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? सहस्त्र टी, सागा 220, परम युवा 2 या फिर परम 8000? तो इसका राइट आंसर तो आप पता हो ही गया होगा क्योंकि मैं पहले भी इसको बता चुका। ऑप्शन नंबर डी, परम 8000 को भारत का प्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, जिसका विकास सीडेक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये संस्था कहाँ है? तो पुणे के अंतर्गत है। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, विजय पी केलकर। ठीक है, विजय पी केलकर, विजय पांडुरंग केलकर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। जो हमारा परम सुपर कंप्यूटर था उनके विकास में, उसके विकास में इनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, या सब इनका जो नेतृत्व किया था इसके बनने में वो विजय पी केलकर ने ही किया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के अंतर्गत कुछ और भी सुपर कंप्यूटर का नाम आप देख सकते हैं, जैसे EKA, परम तो हमने देख ही लिया, परम सीरीज़ जो है। इसके बाद KABRU, कबरू, ब्लू जीन। ठीक है, ब्लू जीन, प्रत्यूष भी। ठीक है, प्रत्यूष जो है भारत में बहुत ही तेज़, मतलब कहा जाता है कि सबसे तेज़, भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो प्रत्यूष ही है, याद रखिएगा। शायद अब चेंज हो गया होगा, लेकिन ये प्रत्यूष जो है बहुत ही तेज़ सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 जो आप देख रहे हैं ना, ये इसरो द्वारा 2011 में विकसित किया गया था। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर जिसका विकास 2011 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद परम युवा 2 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये परम श्रृंखला का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम 8000 पहला था, लेकिन परम जो सीरीज़ है सुपर कंप्यूटर का, उसमें सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है अगर पूछ देगा सुपर कंप्यूटर, तो वो था परम युवा 2। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करके बताएं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहाँ पे बताऊंगा कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? ठीक है, प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? MBPS, मेगाहर्ट्ज़, प्रति सेकेंड बीट्स, या फिर पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड कह लीजिए, या प्रति सेकेंड बाइट, किस में यूज़ किया, किस में मापा जाता है प्रोसेसर की गति? ठीक है, देखिए जो हमारा CPU होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो सब जानते होंगे। ठीक है, जो CPU होता है इसी को हम सेंट्रल प्रोसेसर कहते हैं, या फिर मुख्य प्रोसेसर कह लो, या फिर प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है CPU का। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम में जुड़े निर्देशों को निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जब कोई भी उसको प्रोग्राम दिया जाता है, ठीक है, तो देने पे उसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? CPU का होता है, क्योंकि CPU में ही मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सब होता है। तो वो प्रोसेसिंग करने का, एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? CPU का ही होता है। इसीलिए इसको हम प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जो CPU होता है एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, या बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्योंकि अब 1 सेकेंड में कितना मेज़र किया जाता है उसी के हिसाब से इसको देखा जाता है। तो देखिए इसका जो होता है, बोल सकते हो कि 1 प्रति सेकेंड कितने इकाइयों को माप सकता है, उसी को कह सकते हैं। या फिर जो आपने सुना होगा समय का प्रति सेकंड, जैसे आपने सुना होगा प्रति समय बोल लीजिए, या फिर प्रति सेकंड कितना इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, कितना ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है प्रति सेकंड, उसी को हम उसकी गति कहा जाता है। तो जो प्रति सेकंड होता है उसी को हम हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा आवृत्ति, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट भी क्या होता है? हर्ट्ज होता है। मतलब प्रति सेकंड जितना ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहा है, जितना एग्जीक्यूट कर पा रहा है ऑपरेशन, उसी को हम CPU का या फिर प्रोसेसर का क्या कहते हैं?
इकाई कहते हैं जिससे मापा जाता है। तो हर्ट्ज नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को या फिर बहुत सारे ऑपरेशंस को प्रति सेकंड में करता है, जैसे कि लाखों अरबों ऑपरेशंस को एक सेकंड में करता है, इसलिए केवल हम हर्ट्ज में इसका इकाई को नहीं माप सकते। या तो हम इसका मेगा हर्ट्ज में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको गीगा हर्ट्ज में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर्ट्ज ही क्या है, प्रोसेसर की इकाई होता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज वाला तो बस एक ही दिख रहा है, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज जो होता है प्रोसेसर की गति मापने का एक इकाई होता है, ठीक है। मतलब मेगा हर्ट्ज क्या हो गया, मतलब प्रोसेसर की गति क्या, कि प्रति सेकंड जितने ऑपरेशन को वो एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है, उसी को हम उसका इकाई कहते हैं, जिसको हम मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। मेगा हर्ट्ज से बड़ा यूनिट होता है गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज इससे छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। सीपीयू का, अच्छा पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सिमोर क्रे, ठीक है, CRAY, सिमोर क्रे, या फिर सेमूर भी पढ़ा जाता है, सेमूर क्रे, इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अगर इंडिया में पूछ देगा तो आप विजय पी केलकर लिख सकते हैं। चलिए अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि एक पेटाबाइट, एक PB बराबर 1024 वाट, मतलब 1024 क्या, कितने 1024 को, 1024 जेटाबाइट, 1024 एक्साबाइट, 1024 टेराबाइट, या फिर 1024 मेगाबाइट, किसको एक पेटाबाइट कहा जाता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ कुछ एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। सबसे पहले बिट होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, अगर कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होता है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है क्या, ये है बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी में ये BI और लास्ट डिजिट का T, ये दोनों को मिला के बिट बनता है। बिट जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बिट हो गया। अब जो है अगर मैं बोलूँ 4 बिट्स को मिला के एक निब्बल बनता है, ठीक है, निब्बल। 4 बिट को मिला के क्या बनता है, एक निब्बल बनता है। अच्छा अब 8 बिट्स को मिला के क्या बनता है, जब 8 बिट्स को आप एक साथ देखेंगे तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। और अब देखिएगा 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, किलो के मतलब किलो और बी मतलब बाइट, किलो बाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। 1024, देखिए 1024 जो है लगभग 1000 के आसपास होता है, और 1000 को ही किलो कहा जाता है, ठीक है, इसलिए 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट हो गया। इसके बाद 1024 किलो बाइट बराबर क्या होगा, तो इसी को हम कहते हैं 1 मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट मतलब MB, ठीक है, याद रखिएगा। 1024 KB को 1 MB कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर अब 1024 MB है, 1024 MB, इसको हम कहते हैं 1 GB, ठीक है, 1 GB, GB मतलब गीगाबाइट, GIGA, और ये वाला बाइट, मेगा मतलब MEGA, और बाइट का स्पेलिंग जानते हैं, किलो तो जानते हैं, ठीक है। 1024 MB का होता है 1 GB। अच्छा अब 1024 GB को हम क्या बोलेंगे, 1024 GB है, उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं 1 TB का मतलब होगा टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट होता है। अब आगे यहाँ पे देखिएगा 1024 TB, तो 1024 TB होता है 1024 टेराबाइट, इसी को ही 1 पेटाबाइट कहा जाता है, मतलब PB, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1024 TB होगा, टेराबाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट TB के बराबर होता है। अच्छा अब मैं बोल दूँ कि 1024 पेटाबाइट, ठीक है, पेटा होता है PETA, ठीक है, याद PETA। 1024 पेटाबाइट बराबर हम उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं 1 EB का मतलब हो गया एक्साबाइट, EXABYT, एक्साबाइट। तो ऐसे ही बहुत सारा और आगे तक जाता है, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। कई बार से तो मैं देखा हूँ ये
आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा कि सबसे छोटे से बड़ा यूनिट में लिखते जाओ, KB MB TB ये सब लिख देगा और पूछ देगा, या फिर बड़ा से छोटा अरेंज करो, वहाँ से आपसे पूछ देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये सब तो याद रखना है। सबसे छोटी इकाई मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? बिट हो गया। ठीक है, सबसे छोटी इकाई। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा जियोप बाइट। ठीक है, जियोप बाइट ये जो होता है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट, जियोप बाइट। ये दोनों चीज़ को आपको याद रखना है, सबसे छोटी यूनिट बिट और सबसे बड़ा जियोप बाइट। ठीक है, चलिए अब हम 9वां प्रश्न में बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, आस्क, याहू या फिर सफारी, कौन सा नहीं है? ठीक है, हमको ये बताना कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, बिंग, आस्क, याहू या फिर सफारी। तो इसका राइट आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सफारी। सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सफारी क्या है? एक तरह का वेब ब्राउज़र है। एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो iOS के लिए है, iOS। ये iOS क्या है जानते हैं? तो जो एप्पल फ़ोन, जो एप्पल होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि केवल एप्पल फ़ोन के लिए ही है। तो इस iOS के लिए एक वेब ब्राउज़र है जिसका नाम क्या है? सफारी। ठीक है, इस सफारी वेब ब्राउज़र के लिए एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा, एक सर्च इंजन। ठीक है, मतलब ऐसा कह लीजिए कि जो सफारी वेब ब्राउज़र है उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो उसका नाम है वेब किट। ठीक है, क्या नाम है? वेब किट। वेब किट क्या है? एक सर्च इंजन है जो कि सफारी के अंदर में है। ठीक है, सफारी जो वेब ब्राउज़र है इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है? वेब किट। तो वेब किट एक सर्च इंजन है, परंतु जो सफारी है वो क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे बिंग देख रहे हैं, BING, ask.com, आस्क भी आपने देखा होगा, और याहू, ये सब के सब तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी वेबसाइट से जानकारी एकत्र करता है। ठीक है, याद रखिए, जैसे गूगल, गूगल भी क्या है? एक तरह का सर्च इंजन ही है। लेकिन अगर मैं पूछ दूँ गूगल क्रोम क्या है? ठीक है, गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। लेकिन गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो बिंग, आस्क, याहू, गूगल ये सब के सब सर्च इंजन है। लेकिन ये सफारी क्या है? एक तरह का वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी क्या है? तो ओपेरा मिनी जो होता है वो भी एक तरह का वेब ब्राउज़र ही है। तो ये मैं सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र का एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से जाके अच्छे से देख सकते हैं कि सर्च इंजन किसको कहते हैं, वेब ब्राउज़र किसको कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये सब आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे याहू दिख रहा है ना, याहू, इसका खोज किसने किया था? एग्ज़ाम में कई बार से पूछ देता है, तो याद रखिएगा, जेरी यांग। ठीक है, और डेविड फिलो, जेरी यांग और डेविड फिलो, ये दोनों ने क्या किया था? याहू का खोज किया था। ठीक है, वहीं जो ये ask.com है, आस्क वाला, इसका खोज डेविड, लिख लीजिएगा एक बार, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, डेविड वॉर्थन और गैरेट ग्रूएनर, इन दोनों ने क्या किया था? आस्क का खोज किया था। वहीं अगर बिंग पूछा जाएगा तो बिंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एक सर्च इंजन है। कौन? बिंग। ठीक है, तो ये था 9वें प्रश्न का आंसर। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो ये 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चंस को इसमें मैं नहीं करा पा रहा हूँ। मैं केवल 10 क्वेश्चन ही इसमें कराता हूँ। ठीक है, बाकी का जो 10 क्वेश्चन बच जाएगा उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लेंदी मिल के आप उसे बोरियत ना फील हो, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन इसके अंदर कराता हूँ। बाकी का जो 10 क्वेश्चन बचेगा इसी वीडियो का पार्ट रहेगा, उसको मैं पार्ट 2 करके मैं ला दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से है। इसमें से चारों में से पूछा कि कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़,
उबंटू, एंड्रॉयड या लिनक्स, कौन सा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विंडोज़ जो होता है जैसे विंडोज 7, विंडो 8, 10, ये जो होता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब कहने का कि ये जो विंडोज़ है ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका जो कोड है, प्रोग्रामिंग का कोड है, इसको यूज़ फ्री में नहीं किया जा सकता, ठीक है। कई बार से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। विंडो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, हमारा जेन्युइन नहीं रह पाता, तो उसको हमको फिर से क्या करना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, उसके लिए पिन वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए विंडोज़ जो है क्या हुआ, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। इसका जो कोड है सबके लिए फ्री में यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। परंतु जो उबंटू, एंड्रॉयड और लिनक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कोड जो होता है सभी यूज़र के लिए अवेलेबल होता है, इसको फ्री में सब अवेलेबल करते हैं। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, ये फ्री में अवेलेबल है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एंड्रॉयड फ़ोन का, उसके लिए पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि फ्री में आपको हमेशा उसका अपडेट भी देखने को मिल जाता है। तो ये उबंटू, एंड्रॉयड और लिनक्स ये सब जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। परंतु विंडोज़ जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बस ये वीडियो बहुत लेंदी मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गया। 10 क्वेश्चन में आपका किसका कितना सही हो रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। और हाँ, इसका अगर PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं CGPSC ABCD और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस चैनल का, और वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।